बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.5 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, वैसे तो हम जब भी कोई एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले उसका बेसिक कंसेप्ट देखते हैं, लेकिन इस एक्सरसाइज के लिए हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने प्रीवियस एक्सरसाइजेज में जो भी कंसेप्ट देखे हैं वही आज यहाँ पे यूज़ होने वाले हैं। और अगर कोई थोड़े बहुत न्यू कंसेप्ट आएंगे तो वो मैं इसी टाइम आपको इंट्रोड्यूस करवा दूंगी जब हम क्वेश्चन कर रहे होंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या दिया गया है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जी फ्रॉम द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल। हमने राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में पहले भी पढ़ा है कि वो कौन सी ट्राइंगल होती है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, उसको राइट एंगल ट्राइंगल कहा जाता है। और ये एक्स वाई जी क्या है? ये साइड्स हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल की। हमने इन तीनों साइड्स को फाइंड करना है। अब तीनों साइड्स में से जैसे हमारे पास अगर दो साइड्स नहीं है तो फिर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है उसको यूज करेंगे, लेकिन अगर हमें दो साइड्स दी जाती हैं, एक साइड नहीं दी जाती, तो फिर हम क्या करेंगे? पिथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे। पिथागोरस थ्योरम भी हमने पढ़ा हुआ, ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब सबसे जो पहला पार्ट है इसमें, उसमें देखें कि दो साइड्स हमारे पास नहीं है, एक साइड है। अब यहाँ पे देखें, मैंने आपको जैसा कि बताया कि अगर आपके पास एक साइड हो और दो साइड्स फाइंड करनी पड़े तो फिर आपने क्या करना है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज करना है। अब आपको कैसे पता लगेगा कि आपने कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यूज करना है? यानी कि आपने साइन यूज करना है, टेन यूज करना है, कॉस यूज करना है, कैसे आपको पता लगेगा? आपके पास ये साइड्स में से एक साइड तो है ना, आपने देखना है कि वो साइड किसके वाले में आती है। मैंने आपको एक स्टेटमेंट दी थी, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। अब उसमें से आप देखें कि ये क्या है? ये नीचे वाली, ये बेस है ना। आपको कैसे पता लगा कि ये बेस है? और कैसे पता लगेगा कि इसमें से परपेंडिकुलर कहाँ है, हाइपोटेन्यूज कहाँ है? तो मैंने आपको ये वाला कॉन्सेप्ट भी दिया हुआ है कि जो एंगल आपको दिया जाता है उसके जो बिल्कुल सामने वाली साइड होती है, बिल्कुल सामने वाली साइड होती है, उसको क्या कहा जाता है? वो परपेंडिकुलर है। तो इस तरह आपको ये भी पता लग गया। अब आपने देखना है कि परपेंडिकुलर किस किस के अंदर आता है। एक, सम पीपल हैव, सॉरी, परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है। हमारे पास क्या है? बेस है, बेस है ना। ये देखिए, ये नीचे है, ये बेस होती है, ये जो सामने होती है ये परपेंडिकुलर, और इसी तरह उसके एक जो रह जाता है वो हाइपोटेन्यूज होता है। अब यहाँ पे हमने क्या देखना है? बेस को देखना है। सम पीपल हैव, साइन तो यूज नहीं हो सकता क्योंकि उसके अंदर बेस आती ही नहीं है। फिर आता है करली ब्राउन हेयर, कॉज। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी हमारे पास बेस आती है। हम देखें तो कॉज भी यूज कर सकते हैं, टेन भी यूज कर सकते हैं। दोनों में से आपने एक यूज करना है क्योंकि दोनों के अंदर बेस आती है ना। हमने बेस से रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यूज करना है, तो मैंने यहाँ पे टेन को यूज किया है। और ये जो एंगल है 30 डिग्री, ये मेरे पास कहाँ से है? इसी ट्रायंगल के अंदर आप देखें 30 डिग्री का एंगल दिया हुआ है, वो मैंने इस थीटा टेन थीटा के अंदर पुट किया है, 30 डिग्री आ गया। अब इज इक्वल टू टेन किसके इक्वल? थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, तो P परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। अब देखें कि P परपेंडिकुलर आपके पास क्या है? X है। बेस आपके पास क्या है? Y है। और Y किसके इक्वल है? 4 सेंटीमीटर के इक्वल है। यहाँ पे मैंने पुटिंग कर दी Y की, और ये tan 30 डिग्री 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 3, ये कहाँ से आया? ये वो जो टेबल हमने याद किया था वहाँ से। और अगर आप टेबल नहीं याद करना चाहते तो जो लेटेस्ट फंक्शन वाला कैलकुलेटर है जिसमें ज़्यादा फंक्शन होते हैं, उसके अंदर इस तरह डिवीजन के फॉर्म में आंसर आ जाता है, जबकि बाकी कैलकुलेटर्स के अंदर ये नहीं आता। तो साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ करें ताकि आपके पास ये आ जाए, और अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप इसको याद कर लें। अब ये क्या होगा? यहाँ पे y और x दोनों, इसमें y की वैल्यू पुट होगी, x एज इट इज़ आ गया क्योंकि इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है, और इससे हमारे पास x की वैल्यू आएगी। तो हम क्या कर लेते हैं? सबसे इजी मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें। अब 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, 4 आ जाएगा। x को स्क्वायर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, स्क्वायर रूट 3x आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें, स्क्वायर रूट 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। इस तरह हमारे पास x का आंसर क्या आ जाएगा? 4 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 3। अब देखें, अब x आ गया ना, x भी आ गया, और y हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल था, तो दो साइड्स आ गई। तो तीसरी साइड को फाइंड करने के लिए क्या यूज करते हैं? पिथागोरस थ्योरम को यूज करते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया है, a स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब
मैंने देखा कि एच कहाँ पे है, हाई हिपोटेन्यूज कहाँ पे है, जी के पास है, तो ये देखें जी का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह परपेंडिकुलर के साथ क्या है, एक्स है, तो ये एक्स का स्क्वायर हो गया, प्लस बेस के पास क्या है, वाई, तो ये वाई का स्क्वायर होगा, ये बेस है। अब ये सारी यहाँ पे पुटिंग कर दी। उसके बाद देखें कि x की वैल्यू क्या आई है, 4/√3। इन दोनों को यहाँ पे पुट किया। फिर y की क्या वैल्यू है, 4, जो कि हमारे पास डाटा में गिवन थी। अब उसका स्क्वायर ले लिया, तो 4 टाइम यहाँ पे 16 आ गया, यहाँ पे भी 4 टाइम 16 आ गया। स्क्वायर रूट 3 में स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया, पीछे हमारे पास क्या बच गया, जस्ट 3। अब हमने क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 1 आ गया, तो 1 के होते हुए यहाँ पे हमारे पास एलसीएम 3 आएगा, क्योंकि एक ही हमारे पास कॉमन फैक्टर है ना, अनकॉमन फैक्टर है। अनकॉमन फैक्टर यहाँ पे कौन कौन सा है, सिर्फ 3 है, तो 1 को अगर हम लिख भी लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर कोई भी नहीं है, 3 यहाँ पे लिखा। 3 1 टाइम 3 ये आ गया 16, प्लस 1 3 टाइम 3, तो 16 3 टाइम 48। अब 16 प्लस 48 64 के इक्वल होता है, डिवाइडेड बाय 3 एज इट इज आ गया। ये हमारे पास जी स्क्वायर आ गया। अब जब हमने किसी भी वेरिएबल का स्क्वायर हटाना होता है ना, तो हम क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। जब दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लिया जाए तो वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है। हम इसको कैंसिल कर देते हैं। पीछे देखें हमारे पास क्या बचेगा, 64/3 का स्क्वायर रूट। अब ये स्क्वायर रूट 64 भी निकाल लें और स्क्वायर रूट 3 भी निकाल लें। स्क्वायर रूट 3 का आंसर पॉइंट में आएगा, इसलिए इसको एज इट इज रहने देंगे। और जो स्क्वायर रूट 64 है उसका जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 8। इस तरह जो जी का आंसर है वो क्या आया है, 8/√3। और देखें अब हमारे पास x का आंसर भी आया है, y का आंसर भी आ चुका है और z का आंसर भी आ चुका है। इस तरह हमने तीनों साइड्स एक राइट एंगल ट्रायंगल की फाइंड कर लिए हैं। अब आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो चुके होंगे फर्स्ट पार्ट से ही। अब आपके लिए इजी हो गए हैं सारे क्वेश्चन, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर हो चुका है ना। तो आइए सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स आपको बताती चलूँ, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें। हमारा 1K का टारगेट है, वो आपने लाजमी पूरा करना है। आइए सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। सेकंड पार्ट में स्टूडेंट्स देखें, यहाँ पे हमारे पास π/4 है, और ये π/4 के बारे में भी हमने पढ़ा हुआ है। अगर आप वो टेबल याद करें जो हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ा था, उसमें हमने π/4, π/6, π/3, π/2 पढ़ा था कि ये π/6 किसके इक्वल होता है, π/4 किसके इक्वल होता है, π/3 किसके इक्वल होता है। सबके एंगल्स डिग्री में भी दिए गए थे। तो π/4 जो है वो 45 डिग्री के इक्वल होता है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे साइन का यूज क्यों किया है, क्योंकि ये देखें इसके बिल्कुल सामने परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है ना। अब देखें कि यहाँ पे P परपेंडिकुलर किस किस में आता है, परपेंडिकुलर कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आता है, तो साइन सम पीपल है। और इसी तरह थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग आप tan का भी यूज कर सकते हैं और साइन का भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे साइन का यूज किया है, π/4। इसको जो मैंने कन्वर्ट किया डिग्री के अंदर तो वो 45 डिग्री आ गया। अब यहाँ पे देखें कि y किसके इक्वल है, √3 के इक्वल है, वो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, डिवाइडेड बाय z एज इट इज आ गया। अब यहाँ पे 45 डिग्री जो है वो किसके इक्वल होता है, साइन का 1/√2 के इक्वल होता है। सेम आपने कैलकुलेटर पे कर लेना है। अब जब आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपके पास देखेंगे कि z 1 टाइम z और √3 और √2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 3 2 टाइम 6। जी का आंसर आ गया ना। अब दो आंसर आ चुके हैं। दो आंसर जब आपके पास आ जाते हैं तो फिर आप क्या करते हैं, थर्ड आंसर को निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। तो सेम अब मैं इसको एज इट इज लिख रही हूँ, यानी कि z² = x² + y²। मैंने ये दोबारा नहीं लिखा, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे z² किसके इक्वल है, जो हमने निकाला है √6 वो यहाँ पे पुट किया। y हमारे पास अवेलेबल था, गिवन डाटा में था, वो √3 था, इसको यहाँ पे पुट किया, √3 का स्क्वायर आ गया। x हमने फाइंड करना है, तो ये देखें इसका 6 जो स्क्वायर रूट था वो स्क्वायर से इन दोनों का कैंसिल हो गया। पीछे हमारे पास यहाँ पे 6 बचा और यहाँ पे 3 बचा। ये 6 के साथ 3 माइनस होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस हो रहा है ना, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 6 - 3 = 3 आ गया। अब हमने बोथ साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेना है। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। पीछे हमारे पास क्या बचेगा, x = √3। तो ये देखें हमारे पास तीनों आंसर आ चुके हैं। नेक्स्ट थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। एक दफ़ा स्टूडेंट्स आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए फिर आपके लिए सारे पार्ट्स ही ईजी हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखें
कि हमारे पास Z2 दिया गया है। मैंने यहाँ पे साइन का यूज़ किया है। क्यों साइन का यूज़ किया है? क्योंकि मेरे पास यहाँ पे हाइपोटेन्यूज अवेलेबल था। तो सम पीपल हैव, एच हैव आ गया। फिर इसी तरह करली ब्राउन हेयर, आप कॉज का भी यूज़ कर सकते हैं और साइन का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के अंदर एच का साउंड आ रहा है, यानी कि हाइपोटेन्यूज आ रहा है। तो ये यहाँ पे हमारे पास जो एंगल था वो 60 डिग्री का था, तो साइन 60 डिग्री आ गया। 60 डिग्री किसके इक्वल होता है? स्क्वायर रूट 3/2 के इक्वल होता है। इसी तरह हमने y को पुट किया, तो जो z है उसको पुट किया, तो उसका क्या आंसर आया था? 2। ये दोनों आपस में कट गए, g का यहाँ पे आंसर 2 आता है ना, तो ये दोनों आपस में कट गए। पीछे क्या बचा? y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3। इसी तरह हमारे पास दो साइड्स आ गए। पिथागोरस थ्योरम का यूज़ किया, सेम वैसे ही जब यूज़ किया तो हमारे पास क्या आंसर है? 2 टाइम यहाँ पे 4 आ गया, और ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया, पीछे 3 बचा। 4 - 3 इज इक्वल टू 1 आ गया। एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट लिया, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गया। एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1, स्क्वायर रूट 1 भी 1 के इक्वल ही होता है, तो हम स्क्वायर रूट लेने से कोई फर्क ना पड़ा इसमें। अब यहाँ पे देखें, थर्ड पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। 4 पार्ट की तरफ आए। 4 पार्ट में स्टूडेंट्स मैंने जल्दी जल्दी सॉल्व कर लिए इसको, क्योंकि अब टाइम इससे वेस्ट होगा, क्योंकि हमें सारे कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं अगर हम इसको लंबा लेके चलें तो। यहाँ पे देखें हमारे पास क्या क्या है? बेस है ना, तो बेस के लिए क्या क्या यूज़ हो सकता है? एक तो कॉज का यूज़ हो सकता है, एक टेन का यूज़ हो सकता है। तो दोनों में हम एक यूज़ कर लेते हैं। मैंने कॉज का यूज़ किया है, 45 डिग्री हमें दिया गया था, मैंने वो यहाँ पे लिखा। फिर उसके बाद y डिवाइड बाई z, यानी कि करली ब्राउन हेयर b डिवाइडेड बाई h, दोनों यहाँ पे पुट किए, y डिवाइडेड बाई z। अब यहाँ पे cos 45 डिग्री इक्वल होता है 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 2 के, ये लिखा। फिर इज इक्वल टू 4, y की जगह 4 पुट किया, डिवाइड बाई z। ये देखें यहाँ पे ये 4 z 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो z आ गया, और 4 मल्टीप्लाई हुआ स्क्वायर रूट 2 के साथ तो 4 स्क्वायर रूट 2 आ गया। फिर मैंने पिथागोरस थ्योरम का यूज़ किया, क्योंकि मेरे पास दो साइड्स आ चुकी हुई थी, और थर्ड साइड को फाइंड करने के लिए पिथागोरस थ्योरम का ही यूज़ किया जाता है। तो स्वयं उसी फार्मूले को यूज़ करते हुए पुटिंग की, यहाँ पे 4 स्क्वायर रूट 2 था मेरे पास, जी वो पुट हुआ, और y 4 था ये वाला, इसको पुट किया, तो ये 4 टाइम 16 आ गया। स्क्वायर रूट 2 का जब स्क्वायर लिया तो स्क्वायर रूट से 2 से स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, पीछे हमारे पास 2 बचा, तो 16 2 टाइम 32 आ गया। 32 ये प्लस 16 उधर जाके -16 हो गया, 32 - 16 इज इक्वल टू 16 आ गया। दोनों का स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, और स्क्वायर रूट 16 जो है वो 4 के इक्वल होता है, और इस तरह x का आंसर आ गया 4। तो हमारे पास तीनों के आंसर आ चुके हुए हैं, और इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 1। अगर नहीं आया या कोई भी कंसेप्ट आपको थोड़ा सा इशू हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करें। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट्स हमारे पास क्या दिया गया कि फाइंड द अननोन साइड, कि जो साइड आपको नहीं दी गई आप उसको फाइंड करें, एंड एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल्स, और यहाँ पे आपने एंगल्स भी सारे फाइंड करने हैं। तो दो एंगल्स फाइंड करने पड़ेंगे। जाहिर है ये राइट एंगल ट्रायंगल दी गई है, तो एक एंगल तो हमें पता है कि एक एंगल 90 डिग्री का होगा, दो एंगल पीछे बच जाएंगे, वो आपने फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट पार्ट देखें। इसमें फर्स्ट पार्ट में हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल दी गई है, ABC तीनों दिए गए हैं। अब C इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 13 है, A इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 है, B को हमने फाइंड करना है। हमें पता है कि ये अगर हमें नहीं दिया जाता, एक एंगल नहीं दिया जाता, तो फिर हमें पता होता है कि ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री की, जो सीध में है वो परपेंडिकुलर है, उसके सामने वाली को हाइपोटेन्यूज कहा जाता है साइड को। तो ये देखें मैंने tan का यूज़ किया सबसे पहले, और ये मैंने यूज़ क्यों किया? क्योंकि मुझे पता है कि tan ही है जिसमें ये दोनों साइड्स आती हैं, यानी कि P डिवाइडेड बाई B दोनों आते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसकी पुटिंग की A डिवाइडेड बाई C के अंदर, A डिवाइड बाई C है ना, आप इसको यहाँ पे P डिवाइड बाई B भी लिख सकते हैं, और फिर इज इक्वल टू A डिवाइड बाई C लिख लें, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये देखें स्क्वायर रूट 3 आ गया A के इक्वल, और C के इक्वल क्या है? स्क्वायर रूट 13, दोनों आ गए। अब 3 को इन दोनों को आपस में डिवाइड करें, तो आपके पास देखें क्या आंसर आएगा। स्क्वायर रूट लगा के, पूरा स्क्वायर रूट लगा के, इधर अगर आप डिवाइड करना चाहते हैं तो इधर भी कर सकते हैं, आपके पास 0.48 आंसर आएगा। अब ये जो tan इनवर्स आया है ये कहाँ से आया है और इसको मैंने क्यों लाया है? क्योंकि मैंने यहाँ पे एंगल्स को फाइंड करना है, तो एंगल्स के लिए एंगल का सेपरेट होना ज़रूरी है ना।
तो ये tan कहाँ जाएगा, ये tan दूसरी साइड पे जाएगा और tan का इनवर्स बन जाएगा। जैसे ये tan यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, दूसरी जगह पे जाएगा तो ये 1 डिवाइडेड बाय tan हो जाएगा, और 1 डिवाइडेड बाय tan जो होता है वो tan इनवर्स के इक्वल होता है, क्योंकि यहाँ पे tan की पावर पॉजिटिव है, +1 है, ऊपर जाके ये क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। यही इसकी लॉजिक है कि ये इधर आके इनवर्स में ही क्यों चेंज होता है, इसीलिए चेंज होता है क्योंकि ये जब उधर जाके मल्टीप्लाई हो रहा होता है, इधर आता है तो ये डिवाइड हो रहा होता है। अब इसको जब 1 डिवाइडेड बाय tan, पॉजिटिव इसकी है ना पावर, +1 है, तो ये जब इसको ऊपर लेके जाएंगे 1 वाली जगह पे लेके जाएंगे तो यहाँ पे ये tan इनवर्स हो जाएगा, यानी कि -1 हो जाएगा। अब ये tan इनवर्स आ गया हमारे पास, जिसके √3 डिवाइड बाय 13 मैंने आपको पहले ही बता दिया था 0.48। अगर आप पहले निकालना चाहते हैं तो पहले निकाल लें, बाद में निकालना चाहते हैं तो बाद में निकाल लें। अभी tan इनवर्स निकालते कैसे हैं, ये आपके लिए एक न्यू कंसेप्ट है। किस तरह निकालते हैं, आपने शिफ्ट दबाना है कैलकुलेटर पे और फिर tan दबा लेना है, आपके पास tan इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, और फिर उसके आगे ब्रैकेट में, याद रहे ब्रैकेट्स अवेलेबल होती हैं कैलकुलेटर पे, आपने ब्रैकेट्स के अंदर 0.48 लिखना है, क्योंकि इस तरह फिर आंसर के अंदर इशू भी आ जाता है। इस वजह से आप कोशिश करें कि ब्रैकेट्स का लाजमी यूज़ करें जब आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये tan इनवर्स 0.48 इक्वल आ गया 25.64 डिग्री के। ये तो मेरे पास आया एक एंगल, मैंने दूसरा एंगल भी फाइंड करना है ना, 2 एंगल्स फाइंड करने हैं। एक एंगल तो हमें पता था 90 डिग्री के इक्वल होता है। अब दूसरे एंगल को फाइंड करने के लिए, अगर एक एंगल आपके पास आ जाता है तो दूसरे एंगल को फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, 90 डिग्री से माइनस करते हैं। ये हमने पहले कॉन्सेप्ट में पढ़ा हुआ है। तो 90 डिग्री से जब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 64.36, और इस तरह हमारे पास दोनों एंगल्स फाइंड हो जाएंगे। अब आती है बारी साइड की, कि दो साइड्स तो हमारे पास अवेलेबल हैं, एक साइड को हमने फाइंड करना है। वही बात है कि अगर एक साइड हमारे पास ना हो, एक साइड को फाइंड करना हो, तो पिथागोरस थ्योरम का यूज़ किया जाता है। पिथागोरस थ्योरम सेम वही h² = p² + b², और इसी के थ्रू ये जो एंगल यहाँ पे ट्रायंगल दी गई है, राइट एंगल ट्रायंगल, इसी के थ्रू मैंने इसकी पुटिंग की है। h² है वो b² है, = यहाँ पे p² यानी कि परपेंडिकुलर, वो किसके इक्वल है, a² के, यहाँ पे a² आ गया। इसी तरह प्लस b², b किसके इक्वल है, c के, तो यहाँ पे c² आ गया। सबकी यहाँ पे पुटिंग की, फिर देखा कि कौन कौन सी साइड्स अवेलेबल हैं। a और c अवेलेबल थी, √3 और √13, ये स्क्वायर से कैंसिल हो गए, पीछे हमारे पास 3 + 13 बचा और वो इक्वल होता है 16 के। दोनों का हमने स्क्वायर रूट लिया तो b², तो जो स्क्वायर है b वाले का वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, पीछे हमारे पास क्या बचा, b = √16। अब √16 किसके इक्वल होता है, 4 के इक्वल होता है, तो b का आंसर आ गया 4। इस तरह हमारे पास तीनों साइड्स भी आ गई और दोनों एंगल्स भी आ गए। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट करते हैं। यहाँ पे देखें, सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है, एक बी है और इसको हमने फाइंड करना है, यानी कि ये हमारी थर्ड साइड है। दो साइड्स हमें दी गई हैं और वो दोनों साइड सेम है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, एंगल्स को हमने सबसे पहले फाइंड करना है, क्योंकि हमारे पास एंगल्स एक भी नहीं है, एंगल में से एक भी एंगल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, tan का क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि सेम वही चीज़ है कि हमारे पास दो चीज़ें अवेलेबल हैं और वो दोनों tan के अंदर ही आती हैं। यहाँ पे आपने देखना है कि दोनों हैं और वो दोनों एक ही के अंदर आनी चाहिए। वहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट था, वहाँ पे एक ही साइड हमें दी जाती थी और हम देखते थे कि वो किस किस के अंदर एक साइड आती है, तो हम दो का भी यूज़ कर सकते थे। यहाँ पे दो का यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास दोनों साइड्स एक ही वाले में अवेलेबल हो सकती हैं। तो tan ही ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसमें दोनों परपेंडिकुलर और बेस दोनों आती हैं। तो यहाँ पे मैंने यूज़ कर ली 4/4, और ये 4 1 टाइम 4 1 टाइम 4। अब tan का इन्वर्स लिया, ये tan का इन्वर्स इधर सेम वैसे ही आया जिस तरह हमने इस फर्स्ट पार्ट में किया था। tan इन्वर्स 1 इक्वल होता है 45 डिग्री के, 90 - 45 किया तो हमारे पास दूसरा एंगल भी आ गया, वो भी 45 डिग्री के इक्वल आया है। ये देखें, दोनों एंगल्स आ गए। अब इसके बाद पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके, चूंकि हमारे पास थर्ड जो साइड है इसकी वो नहीं है और थर्ड साइड को फाइंड करने के लिए हमेशा पाइथागोरस थ्योरम का ही यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने यूज़ किया b² = a² + c²। a और c दोनों अवेलेबल थी, तो 4² और 4², 4 4 टाइम 16, 4 4 टाइम 16, 16 + 16 = 32। अब √32 को हमने सिंपल कैलकुलेटर पर पुट करना है, तो हमारे पास आंसर आ जाना है 4√2। अगर आपके पास दूसरा वाला कैलकुलेटर है, सिंपल कैलकुलेटर, तो उसमें आपके पास ये आंसर नहीं आएगा। उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपने इसका एलसीएम ले लेना है। वैसे तो अगर आप इस तरह भी लिख लें कोई मसला नहीं है, लेकिन आप इसका एलसीएम लेके तो फिर इसको 4√2 को बना सकते हैं। वो भी मैं आपको एलसीएम लेके दिखाती हूँ।
यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट, मैंने इसका एलसीएम लिया है 5 2 आए, एक में 2 का स्क्वायर आया, दूसरे में 2 का स्क्वायर आया। अब स्क्वायर और स्क्वायर बीच में कैंसिल हो गए स्क्वायर रूट के साथ, ऐसे आएंगे ना, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2। अब सारों का हमने स्क्वायर रूट लेना है, ये स्क्वायर तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे, पीछे इसका वाला स्क्वायर रूट रह गया ना, तो ये स्क्वायर रूट बच गया, 2 2 टाइम 4, इस तरह इसका आंसर आ जाता है। तो ये आप अगर सेपरेट कर लेते हैं तो इस तरह आपको ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी, सेपरेट सेपरेट इनके स्क्वायर रूट डाल लें तो इस तरह भी आप आंसर निकाल सकते हैं। अगर आपके पास दूसरा वाला कैलकुलेटर है, साइंटिफिक कैलकुलेटर, एक्सट्रीम फंक्शंस वाला, तो उसमें आपके पास डायरेक्टली आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट्स है कि ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 60 मीटर। हर साइड स्क्वायर की आपको पता है कि चारों साइड्स सेम होती हैं। मैंने थोड़ा सा इसको सही नहीं बनाया, आप अच्छे से इसको बना लें मेजरमेंट करके। लॉन्ग, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ इट्स फील्ड्स, कि आपको लेंथ साइड्स की तो दे दी गई है, लेकिन आपको डायगोनल की, डायगोनल कौन से होते हैं, ये जो बीच में कट लगे होते हैं ना, ऐसे क्रॉस लगा होता है, उसको डायगोनल कहा जाता है। तो ये डायगोनल वो कहते हैं कि इसकी लाइन, अगर आपके पास एक डायगोनल की लेंथ आ जाती है तो दूसरे डायगोनल की भी वही लेंथ होगी, क्योंकि स्क्वायर है, इसकी सारी साइड सेम होती हैं तो डायगोनल्स भी सेम होंगे। अब यहाँ पे मैंने लेट किया कि डायगोनल को क्या कहा जाए, डी कहा जाए। पिथागोरस थ्योरम की वजह से ही हम इसके थर्ड साइड यानी कि इसके डायगोनल को फाइंड कर सकते हैं। दो साइड्स को मैंने ए बी का नाम दिया, इसको ए का नाम दे दिया, इसको बी का नाम दे दिया। अब ये जो थर्ड साइड है इसको आप सी कहना चाहें तो सी कह लें, डायगोनल डी से रिप्रेजेंट करना चाहें तो डी से भी कर सकते हैं। तो ये मेरे पास आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ए और बी दोनों क्या हैं, 60 और 60, 60 का भी स्क्वायर आ गया और 60 का भी स्क्वायर आ गया, दोनों के स्क्वायर आए 3600 आ गया। 3600 को जब 3600 से प्लस किया तो 7200 आ गया, और जब 7200 का हम स्क्वायर रूट लेंगे, क्यों स्क्वायर रूट लेंगे, क्योंकि जाहिर है हमने इससे भी तो स्क्वायर रूट हटाना है ना, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए स्क्वायर रूट लिया जाता है ना, तो ये कैंसिल हो गया। पीछे हमारे पास 7200 का जब स्क्वायर रूट लिया गया तो 60 स्क्वायर रूट 2 आंसर आ गया। तो इससे हमें पता लगा कि इसके जो डायगोनल है वो इक्वल है 60 स्क्वायर रूट 2 के। क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो चुका है।